श्रवण चौधरी की नफरती राजनीति किसके हित में। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, श्रवण चौधरी की जो नफरती राजनीति है वो किसके हित में है। तो सबसे पहले हम श्रवण चौधरी का परिचय करवाते हैं कि श्रवण चौधरी कौन है और किस क्षेत्र के हैं और क्या राजनीति है। फिर ये सारा मुद्दा है, इसको हम बताएंगे। तो इस एपिसोड को आप ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। श्रवण चौधरी फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र राजस्थान का, जो सीकर जिले में आता है और लोकसभा के तौर पे झुंझुनू लोकसभा में आता है। फतेहपुर से जो विधानसभा का चुनाव लड़ा है 2023 का चुनाव, वे हार गए थे और एक उच्च स्तरीय कोचिंग संस्थान चलाते हैं, बड़ी शिक्षण संस्थान CLC के नाम से, यानी वो बच्चों को पढ़ाते हैं, राजनेता हैं। लेकिन चुनाव में हारने के बाद 2023 का चुनाव, उसके बाद उन्होंने एक नफरती राजनीति का सहारा ले लिया। वो सारी कहानी हम आपको बताएंगे, तो इस एपिसोड में आप आखिर तक बने रहें। आपकी जो भी राय हो वो व्यक्त करें कमेंट बॉक्स में, ताकि इसी मुद्दे के हम जो और एपिसोड बनाएं तो आपकी राय को उसमें शामिल कर सकें। श्रवण चौधरी ने चुनाव हारने के बाद जो अनर्गल टिप्पणियां और ऐसी जो एक भावनात्मक और भड़काऊ जो भाषणबाजी किसी भी अवसर पे जो कहनी शुरू कर दी, और उसका सीधा सीधा टारगेट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पे मुस्लिम समुदाय फतेहपुर के अंदर रहता है। अब जो अभी जो इन्होंने जो लेटेस्ट जो क्या हुआ घटनाक्रम, उसके बारे में सबसे पहले बताते हैं कि जो पहलगांव है, जो जहां आतंकी हमला हुआ, 25-26 लोग बेगुनाह मासूम लोग दरिंदों ने मार डाले। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है, सबको इन चीज का मालूम है। जिन बेगुनाह लोगों को मारा गया है, उन लोगों के प्रति पूरी दुनिया में, देश में, प्रदेश में सब जगह संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं, निंदा की गई है, भर्त्सना की गई है। कश्मीर के अंदर मस्जिदों से ऐलान किए गए हैं, जो पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है उसकी कड़ी भर्त्सना की गई है। वहां के मुसलमानों ने रैलियां निकाली हैं, वहां कैंडल मार्च हुए हैं। देश भर के जो मुस्लिम संगठन और इदारे हैं, उन्होंने इसकी निंदा की है, और होनी भी चाहिए निंदा। उसकी वजह ये है कि किसी भी बेगुनाह आदमी को जब मारा जाए, मारने वाला कोई भी हो, उसको सजा भी मिलनी चाहिए और उसकी निंदा भी होनी चाहिए। और जो मारे गए उन लोगों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त करनी चाहिए, उनके प्रति हमदर्दी भी होनी चाहिए, उनका साथ भी देना चाहिए। ये मानवता है। लेकिन जब आतंकवाद के सहारे में या आतंकवाद में जो लोग मारे जाते हैं, या जो आतंकवादी धर्म और नाम से जिस एरिया के होते हैं, उनके नाम पर जो राजनीति होती है और नफरत को भड़का करके और आतंकवाद और हिंसा और उपद्रव मचाने के जो एक जो प्रोग्राम होते हैं, या एक तरह के पर्दे के पीछे कोई साजिशें होती हैं, या जो दिखती हैं रैलियों के अंदर, धरना प्रदर्शनों के अंदर, वो भी निंदनीय है, चाहे कोई भी पार्टी करे, चाहे कोई भी नेता करे। ऐसा ही श्रवण चौधरी के नेतृत्व में फतेहपुर में 25 अप्रैल को हुआ है। फतेहपुर के अंदर जो बावड़ी गेट का इलाका है, उससे हलवाई पट्टी के तक एक रैली निकाली गई। रैली को जो नाम दिया गया, उसका नाम था हिंदू जन आक्रोश रैली। ये रैली है वो श्रवण चौधरी के नेतृत्व में निकाली गई, यानी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग या श्रवण चौधरी के समर्थक हैं वो रैली में शामिल थे, अन्य लोग भी हो सकते हैं। और उन्होंने जो नारेबाजी की, उन्होंने जो भड़काऊ भाषण दिए, जो अभद्रता व्यक्त की, वो सबसे बड़ी इसमें प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। हकीकत तो यह है कि जो स्थानीय पुलिस प्रशासन को उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। जिम्मेदारी बनती है कि फतेहपुर के जो
एसडीएम हैं, फतेहपुर के जो डिप्टी हैं और अन्य अधिकारी जो भी फतेहपुर में लगे हुए हैं, वो संविधान की शपथ लेकर के उन्होंने अपनी नौकरी शुरू की है। उनको संविधान की रक्षा करनी चाहिए, यानी उनके क्षेत्र में कोई भी रैली जुलूस निकले, उसमें भड़काऊ भाषण हो तो उसके ऊपर उनको एक्शन लेना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है। जो नारे उस रैली में लगे, उस रैली के अंदर एक नारा जो जगह जगह लगाया गया, दिल्ली दंगों के पहले भी वो ऐसा नारा लगा जिससे दिल्ली में दंगे भड़के, उसके बाद में देश के गद्दारों को गोली मारो फला फला, जो लैंग्वेज यहाँ हम नहीं बोलना चाहते, भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा वगैरह वगैरह। तो ये जो गोली मारो फला फला जो लैंग्वेज बोली जाती है, ये जो आप किसको टारगेट बना रहे हैं? देश का गद्दार कौन है? गोली किसके मारी जाए? जिसने आतंकवाद किया है, जिसने बेगुनाह लोगों को मारा है, उसके जो भी समर्थक हैं उस आतंकवाद के, या उन आतंकियों के जो समर्थक हैं, किसी भी तरह का उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग किया है, उनको जो भी सजा अगर दे सकता है, देश की व्यवस्था जो भी सजा दे सकती है, देनी चाहिए और शीघ्रता से देनी चाहिए। अगर पड़ोसी देश, जिसके बारे में पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि उनका उसके अंदर हाथ है, जो पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसमें पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की एजेंसियों का हाथ है, तो पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान की जो भी एजेंसी हैं, जो भी अधिकारी हैं, जो भी वहां के संस्थान हैं जो आतंकवाद को परोस रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन का मतलब है कि उन पे हमला करना चाहिए। इसके खेवर में भी सब लोग हैं। अब लेकिन इन लोगों को, श्रवण चौधरी जैसे लोगों को इन चीजों से मतलब नहीं है। उनको सियासी रोटी सेकने के लिए एक पूरा ये जो मामला हुआ, उसके मामले में जो रैली निकाली और उसके अंदर भड़काऊ नारेबाजी की, ये जो सारी चीजें इसलिए कि सियासी रोटियां सेकी जा सके। श्रवण चौधरी ने और भी कई बार टिक्का टिप्पणी की है, इस पे कभी और दिन बात करेंगे। अब जो फतेहपुर की हिस्ट्री के अंदर बारे में बताएंगे हम आपको सबसे पहले कि फतेहपुर है, ये जैसा कि मैंने बताया सीकर जिले में आता है। लोकसभा के तौर पे फतेहपुर विधानसभा है, वो झुंझुनू लोकसभा में आती है। और ये इलाका है, ये कायम खानी नवाबी रियासत का इलाका है। कायम खानी नवाबों ने यहाँ इसकी स्थापना की थी। तो नवाब कायम खां साहब के जो पोते थे नवाब फतेह खां साहब, उन्होंने फतेहपुर रियासत की स्थापना की और यहाँ फतेहपुर कस्बे को आबाद किया। बगल में झुंझुनू रियासत थी, वो भी कायम खानियों की थी। और नवाब कायम खां की जो औलाद को, इनके भाइयों की औलाद को, इनके परिवार को कायम खानी कहा जाता है। और काफी सैनिकों ने जो भारतीय आर्मी में अलग अलग युद्धों में अपनी शहादत दी है, कायम खानी सैनिकों ने। उन नवाब फतेह खां साहब का ये फतेहपुर बसाया हुआ है, नवाब कायम खां के पोते का। तो ये फतेहपुर शहर की एक पृष्ठभूमि है। ये जो फतेहपुर का इलाका, सीकर का इलाका, झुंझुनू का इलाका, चूरू का, नागौर का जो अड़ोस पड़ोस का इलाका है, ये पूरी तरह से गंगा जमनी तहजीब वाला इलाका है। यहाँ कभी सांप्रदायिकता फैली फूली नहीं। यही वजह यह है कि अभी जो लोकसभा चुनाव हुए 2024 के, तो चूरू की सीट, जो झुंझुनू की सीट और सीकर की सीट और नागौर की सीट, चारों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता नहीं चली और चारों सीटों के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में चुनाव हार गई। ये भी इसी क्षेत्र का एक पहचान है। तो इस क्षेत्र के अंदर जो एक सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए, नफरती राजनीति करने के लिए श्रवण चौधरी जैसे लोग आगे आ रहे हैं, जो एक शिक्षक हैं, लोगों को पढ़ाते हैं। बच्चों को क्या पढ़ाएंगे आप? क्या यही गोली मारो फला फला यही चीजें पढ़ाएंगे? तो ये श्रवण चौधरी जिस समुदाय से हैं वो जाट समुदाय से, और जाट समुदाय सांप्रदायिक समुदाय नहीं है। जाट समुदाय एक सेकुलर समुदाय है। जाट समुदाय एक गंगा जमनी तहजीब वाला समुदाय है और जाटों ने कभी भी नफरती राजनीति नहीं की। यही वजह है कि बड़े बड़े जो राजनीतिक घराने हैं, झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर, इस इलाके में जो जाट परिवारों के जो पैदा हुए हैं, क्योंकि वो सेकुलर थे, उन्होंने कभी भी नफरती राजनीति नहीं की। तो अब श्रवण चौधरी उसी समुदाय से निकल के एक नफरती राजनीति करना चाह रहे हैं। वजह सीधी सीधी यह है कि फतेहपुर के अंदर जो लगातार जो विधायक अभी हाकम अली खां है, उससे पहले इनके भाई थे, तो कैसे हराया जाए। और ये भी नहीं है कि जो हाकम अली खां इनके भाई को सिर्फ मुसलमानों ने वोट दिया था। वही फतेहपुर के अंदर जो इतने मुसलमान भी नहीं हैं कि उनके वोटों से ही ये हाकम अली खां और बहू खां ये जीतते, नहीं, अन्य समुदायों के वोट भी मिलते थे, इसमें जाट समुदाय के भी मिले। लेकिन श्रवण चौधरी का सीधा सीधा फार्मूला यह है कि
फतेहपुर में इतनी बड़ा ध्रुवीकरण किया जाए, फतेहपुर में इतनी घिनौनी नफरती सियासत की जाए कि वोट है वो पूरी तरह से हिंदू और मुस्लिम नाम पर कन्वर्ट हो जाए, बट जाए, डिवाइड हो जाए। ऐसी स्थिति के अंदर सरवण चौधरी का जीतना आसान हो जाएगा। कब? कि 2028 का चुनाव आएगा। अब हम बात करते हैं कि 2028 में जो चुनाव आएगा तो क्या सरवण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देगी? यह भी एक बड़ा प्रश्न है। वो इसलिए कि सरवण चौधरी से पहले 2018 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी ने यहां टिकट दिया था तो 2018 में सुनीता जाखड़ को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था। सुनीता जाखड़ को 2018 के चुनाव में 79,494 यानी 47% वोट मिले थे सुनीता जाखड़ को। लेकिन 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सुनीता जाखड़ को टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काट दिया और सरवण चौधरी को यानी नए उम्मीदवार को टिकट दिया। और सरवण चौधरी को कितने वोट मिले? यानी 23 के चुनाव में सरवण चौधरी को जो 23 के चुनाव में वोट मिले हैं वो 58,201 वोट 32.06% वोट मिले हैं। यानी सुनीता जाखड़ से काफी संख्या में कम वोट सरवण चौधरी को मिले हैं। तो सुनीता जाखड़ की जब चुनाव में टिकट काट दी गई तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में कि 28 के चुनाव में सरवण चौधरी को टिकट मिलेगा। अब जो बात करें कि वर्तमान में जो विधायक हैं, हाकम अली खां हैं, जिन्होंने 2 चुनाव लगातार जीते हैं, 18 का और 23 का। 18 के चुनाव में जो हाकम अली खां को वोट मिले थे 80,354 वोट मिले थे और 23 के चुनाव में हाकम अली खां को वोट मिले 84,194। और फतेहपुर की विधानसभा में वर्तमान में 65-70 हजार मुस्लिम वोट माने जाते हैं। अब 65-70 हजार वोटों में अगर जो वोट पोल होते हैं ढंग से भी हुए होंगे तो 50,000-55,000 वोट पोल हो गए होंगे। तो बाकी वोट कहां से आए? 84,194 जो वोट मिले हैं, अकेले मुस्लिम वोटों से तो हाकम अली खां नहीं जीते हैं। तो ये अन्य समुदायों के वोट भी हाकम अली खां को मिले हैं। और हाकम अली खां के जो बड़े भाई थे भौरू खां, वे यहां से 3 बार विधायक रहे हैं, उन्हें भी सभी समुदायों के वोट मिलते थे। और ऐसा भी नहीं है कि फतेहपुर के अंदर जाट समुदाय से विधायक नहीं रहे हैं। फतेहपुर से 4-5 बार जाट समुदाय से भी अलग अलग पार्टियों से निर्दलीय विधायक रहे हैं, उनको भी सब समुदायों ने वोट दिए हैं। लेकिन किसी भी ने कोई सांप्रदायिक राजनीति नहीं की। भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर विधानसभा में सिर्फ एक बार जीती है, बनवारीलाल जी भिंडा। लेकिन बनवारीलाल जी भिंडा और इनके परिवार ने भी कभी सांप्रदायिक राजनीति नहीं की, क्योंकि फतेहपुर में सांप्रदायिक राजनीति इस एरिया में होती भी नहीं है। पहली बार सरवण चौधरी हैं वो ये राजनीति ऐसी कर रहे हैं। जो कुछ महीनों पहले जो झुंझुनू के अंदर जो बगल की सीट है विधानसभा उपचुनाव हुए, राजेंद्र भांबू चुनाव जीते हैं, उनको अच्छे खासे मुस्लिम वोट मिले हैं, ये सबको मालूम है। उन्होंने भी कोई सांप्रदायिक राजनीति नहीं की। अब जो झुंझुनू से जो लोकसभा के सांसद हैं ब्रजेंद्र ओला, उनके पुत्र अमित ओला जिन्होंने उपचुनाव लड़ा था, वे चुनाव हार गए। बगल की सीट है लक्ष्मणगढ़, जहां से कांग्रेस के सिंबल पर लगातार 4थी बार विधायक बने हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जो पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। और हनुमान बेनीवाल जो नागौर से सांसद हैं, इंडिया गठबंधन की अपनी पार्टी के सिंबल पर उन्होंने चुनाव लड़ा। सीकर लोकसभा से कॉमरेड अमराराम, वे भी जाट हैं, उन्होंने सीकर से सांसद हैं। और चूरू लोकसभा से राहुल कसवा हैं, वे सांसद हैं कांग्रेस से, वे भी जाट हैं। और चूरू लोकसभा की राजगढ़ सीट है, वहां से कृष्णा पूनिया विधायक भी रही हैं, गई चुनाव में प्रत्याशी थी, वे भी जाट हैं। और पूसाराम गोदारा जो रतनगढ़ से विधायक हैं, वे भी जाट समुदाय से हैं। तो ये जो सारी, और लाडनू जो विधानसभा है उससे विधायक है मुकेश भाकर, वे भी जाट हैं। यानी इन सारी सीटों पे जहां जाट विधायक हैं और सांसद हैं, वे न सिर्फ जाट समुदाय के बल्कि अन्य समुदायों के वोट भी उनको मिलते हैं। और सबसे बड़े पैमाने पे उनको मुस्लिम वोट मिलते हैं, क्योंकि अमूमन बहुत सी जगह सामने भी जाट उम्मीदवार होते हैं पार्टी से, तो वो जाटों के वोट तो जाहिर सी बात है बढ़ते हैं दोनों पार्टियों में। लेकिन मुस्लिम वोट है वो एक तरह के थोक में इन जाट उम्मीदवारों को, इन नेताओं को मिलते हैं। तो इन जाट नेताओं को भी इस बात पे एक्शन लेना चाहिए, बोलना शुरू करना चाहिए कि झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर के इलाके में कभी सांप्रदायिक राजनीति नहीं रही। यहाँ ओला परिवार, मिर्धा परिवार, ये बेनीवाल, ये डोटासरा के परिवार, ये लोग जो एक अच्छी राजनीति, जिसको सेकुलर राजनीति बोलते हैं, मिली जुली कल्चर की राजनीति बोलते हैं, वो राजनीति की है। लेकिन इन नेताओं को बोलना चाहिए कि सरवण चौधरी
जो कर रहे हैं, जो तरीका अपना रहे हैं, वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, गलत तरीका है, वो राजनीति का तरीका नहीं है। अब जो पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं कुछ महीने बाद, और लोकल बॉडी के नहीं, नगर पालिकाओं के, नगर परिषदों के चुनाव आ रहे हैं, वहां भी जिला प्रमुख हैं, चेयरमैन हैं, जो प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, जो ब्लॉक मेंबर हैं, जिला परिषद मेंबर हैं, अच्छी खासी संख्या में जाट आते हैं जीत करके। तो जाट समुदाय का ही एक आदमी ऐसी सांप्रदायिक राजनीति करेगा, वो ऐसे नारे लगवाएगा, ऐसे जुलूस और धरने प्रदर्शन करेगा जहां लोगों में बंटवारा हो हिंदू और मुसलमान के नाम पर। तो फिर मुस्लिम वोट जो अच्छी खासी संख्या में जाट समुदाय को जाता है, तो वो पंचायत से लेकर के विधानसभा तक और लोकसभा के उम्मीदवारों तक फिर कैसे जाएगा? ये भी सवाल है जाट लीडरशिप के लिए, चाहे राजनीतिक लीडरशिप हो चाहे सामाजिक लीडरशिप हो। इस बात पे खास तौर से गौर करना चाहिए। और सरवण चौधरी जैसों की जो सियासत है, उस सियासत को आप सियासत करें, किसी भी पार्टी में रहें, टिकट लाएं, उम्मीदवार बने, जो भी विकास की बात करें, अपना जो भी सियासी समीकरण वो बैठाएं, लेकिन जो सांप्रदायिक राजनीति वो भी अभद्रता के साथ, बड़ी ओछी मानसिकता के साथ सामने वाले समुदाय को टारगेट बनाते हुए राजनीति कर रहे हैं, तो वो राजनीति नहीं है, वो आपका एक बहुत बड़ा स्वार्थ है इस चीज के लिए कि हम फतेहपुर को फतेह करने के लिए ऐसी राजनीति करें कि जिससे हिंदू मुस्लिम वोट हैं वो डिवाइड हो जाएं। जाट समुदाय की जो लीडरशिप है, सामाजिक और राजनीतिक लीडरशिप, ग्राम लेवल से लेकर विधानसभा और लोकसभा लेवल तक की, उसको सोचना चाहिए कि सरवण चौधरी जैसी राजनीति अगर बढ़ेगी तो फिर नुकसान राजनीतिक तौर पे किसका होगा? जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा नुकसान इसका जाट समुदाय को ही होगा, क्योंकि ज्यादातर दोनों पार्टियां आमने सामने जाट समुदाय को टिकट देती हैं। और मुस्लिम वोट को अगर टारगेट बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है मुस्लिम वोट है वो भी कोई नए रास्ते तलाशने शुरू कर देगा। तो जो सांप्रदायिक राजनीति है, चाहे मुसलमानों की तरफ से हो, चाहे जाटों की तरफ से हो, चाहे किसी और उम्मीदवार की तरफ से हो, चाहे किसी और समुदाय की तरफ से हो, वो किसी के हित में नहीं होती है। विकास की राजनीति, मुद्दों की राजनीति, रोटी रोजगार की राजनीति सबके हित में होती है। तो सरवण चौधरी जैसे लोगों की इस राजनीति को रोकने के लिए खास तौर से जाट समुदाय की जो सामाजिक जो लीडरशिप है, राजनीतिक लीडरशिप है, उसको अपना मुंह खोलना चाहिए, उसको आगे आना चाहिए। चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे ब्रजेंद्र ओला हो, अमित ओला हो, कृष्णा पुनिया हो, राहुल कसवा हो, कामरेड अमराराम हो, हनुमान बेनीवाल हो, इन लोगों को, भूषाराम बोदारा हो, इनको अपना मुंह सरवण चौधरी की इस ओछी राजनीति के खिलाफ खोलना चाहिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।